कर रहा हूँ। सर मैं एक पूछ सकती हूँ। एक एक मिनट, जय श्री राम जी। आज हमारा कोई हम टेक्निकली वैसे कुछ पढ़ने नहीं वाले, हम लोग बस रिवीजन करेंगे। डाउट सेशन है ये। इसको भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये भी हमारे जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके हम चार्ट लगाएंगे और चार्ट लगाने के बाद जो भी हमारा डाउट रहेगा ना वो डाउट हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। अपने गुरु का नाम लेके, अपने इष्ट देव का नाम लेकर के इस सेशन की शुरुआत कर ले रहे हैं हम। ठीक है, तो आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। हाँ मेघा, बताइए क्या डाउट है। सर मेरे को ना पद से रिलेटेड ही है डाउट, अभी तो सिखा मैं ना। देता हूँ, अभी सिखा देता हूँ, ठीक है। जी जी जी। उस क्योंकि ना सर मेरे को, कई बुक्स में, हाँ आप बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, वही वही मैं बोलने वाली थी कि मैंने रीड किया है, 2-3 बुक्स मैंने रेफर करी। उसमें ना पद बोल रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे चार्ट में लगन जो है, लगन लॉर्ड वो लगन में ही बैठा है। तो जैसे आपने समझाया कि 10th हाउस में उसका पद आना चाहिए ना, बट बुक्स में ये मेंशन है कि वो लगन में ही रहेगा। हाँ ठीक है, समझ गया आपकी बात। ठीक है, देखो, वो कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी। हाँ मैं समझता हूँ, ये कंफ्यूजन सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना जी लिया। सर। चार्ट जो है वो हमारे पास जो आया है वो मीन लगन का आया है, ठीक है। मीन लगन का चार्ट आ गया। अब देखिए, ध्यान से सुनिए जो मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। जो मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वो मेथड को ध्यान से समझना है, ठीक है। कभी भी लग्नेश या कोई भी भाव का स्वामी अपने ही भाव में हो, ठीक है। कोई भी भाव का स्वामी, हम लगन कैसे निकालते हैं, एक एक में रुकिएगा। काम हाँ जी। कोई भी भाव का स्वामी अपने ही भाव में है ना, तो हमारा नियम, पद का नियम क्या कहता है। पद का नियम क्या कहता है कि भाव स्वामी, भाव मतलब अपने भाव से जितने भाव आगे गया है, ठीक है, उस प्लेनेट से उतने भाव आगे जा करके आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा उस भाव का पद। मैं समझाने के लिए बताता हूँ। देखो, जैसे ये देखो, एग्जाम्पल चार्ट में देखिए आप। मार्स जो है ना, कहाँ पे, अपने घर में बैठा हुआ है। अब मैं मार्स को जब गिनूंगा, उस एक एक नंबर की राशि से गिनूंगा, सेकंड हाउस से गिनूंगा, तो मार्स तो अपने घर में बैठा हुआ है। यानी कि इस हिसाब से तो जो सेकंड हाउस का जो पद है वो सेकंड हाउस में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर पद अपने ही घर में पड़ रहा है, प्लेनेट अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो अपने घर से 10 भाव उसको आगे भेज दो। तो इस केस में जब मैं इस मंगल को गिनूंगा ना 10 भाव आगे, तो आई विल ऑटोमेटिकली रीच टू 11th हाउस। तो सेकंड हाउस का जो पद है ना, वो मुझे 11th हाउस में मिलेगा, ठीक है। अब बात समझिएगा। मान लीजिए गुरु जो है वो 4th हाउस में बैठे होते, गुरु जो है वो 4th हाउस में बैठे होते, और मैं लगन का पता निकालने जाऊंगा, तो मुझे क्या पता लगेगा, मुझे पता लगेगा कि गुरु लगन से 1 2 3 4 चार भाव आगे बैठे हैं, ठीक है। जब वो चार भाव आगे बैठे हैं, तो लगन का पद गुरु से 4 भाव आगे में पड़ेगा। 1 2 3 4 सप्तम भाव में पड़ गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि हम सप्तम भाव के अंदर उस भाव के पद को नहीं लेंगे, तो सप्तम भाव से 10 भाव आगे जाएंगे, तो 4th हाउस में ही इसका पद पड़ जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, मैं अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको, आप सीख जाओगे। अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है।
एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ जी। हाँ जी, देखिए, अब तो मंगल है कहाँ है, अपने घर में है। ठीक है। तो हमारा नियम क्या है, चलो मैं आपको लगन से समझाता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखिए, पद कैसे निकाला जाता है, ये डाउट है। देखो, लग्नेश कौन है, गुरु लग्नेश है। लग्नेश गुरु है, यस और नो। यस सर। ठीक है। तो मैं इस भाव का स्वामी यानी गुरु जो है वो लगन से कितने भाव आगे गया है, एक, दो, थ्री। तीन। तीन भाव आगे गया है। तो गुरु जिस भाव में है ना, वहां से तीन भाव और आगे जाऊंगा मैं, यानी कि एक, दो, तीन। यानी कि फिफ्थ फिफ्थ हाउस। हाउस में मेरा लग्न का पद है। इसको लग्न पद बोल दो या वन पी बोल दो, कई सॉफ्टवेयर में एलपी लिखा होता है, कई सॉफ्टवेयर में वन पी लिखा होता है, मतलब एक ही है। ठीक है। अब आप यही कंडीशन ना, अभी इसके बाद अब मून उस पे आ जाओ, मार्स पे आ जाओ। मार्स तो अपने ही घर में बैठा हुआ है ना। तो अगर मैं अपने मार्स अपने ही घर में है तो मैं यानी कि सेकंड हाउस का जो पद है वो तो यहीं पर पड़ गया। ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, अगर पद अपने ही भाव में पड़ रहा है, जैसे सेकंड हाउस का पद सेकंड हाउस में पड़ गया, तो वहां पर हम इसको कंसीडर ना करके उस हाउस से 10 भाव आगे जा करके लिखते हैं। तो जब मैं सेकंड हाउस से 10 भाव आगे जाऊंगा ना, तो मुझे सेकंड हाउस का पद कहाँ मिलेगा, 11th हाउस में। तो दिस इज द करेक्ट वन। हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, इस वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। अब जरा थर्ड हाउस पे आ जाओ, थर्ड हाउस पे। ठीक है। थर्ड हाउस पे आप आ गए। अब थर्ड हाउस में आप देखो कि थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन है। वीनस इज द थर्ड थर्ड हाउस लॉर्ड। ठीक है। तो वीनस अपने घर से कहाँ बैठा है, 9 भाव आगे बैठा हुआ है। तो मैं वीनस से 9 भाव आगे जाऊंगा। और जब मैं वीनस से 9 भाव आगे जाऊंगा तो आई विल रीच टूवर्ड 7th हाउस, यानी थर्ड हाउस का जो पद है वो कहाँ पड़ गया, 7th हाउस में पड़ गया। ठीक है। अब आप फोर्थ हाउस पे आ जाओ। फोर्थ हाउस का स्वामी कौन है, बुध है। अपने भाव से कितना आगे गया हुआ है, 8 भाव आगे गया हुआ है। इससे गिनूंगा तो 8 भाव आगे गया, तो मैं अब मरकरी से 8 भाव आगे जाऊंगा। जब मैं मरकरी से 8 भाव आगे जाऊंगा तो आई विल रीच टूवर्ड 6th हाउस। तो चतुर्थ भाव का जो पद है वो कहाँ पड़ गया आपको, वो यहाँ पड़ गया। ठीक है। अब आप आ जाओ पंचम भाव में। पंचम भाव का स्वामी कहाँ गया भाई, अपने घर से, अपने घर से 10 भाव आगे गया है ना। ये फोर्थ फिफ्थ हाउस लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है। यस सर। वो अपने भाव से 10 भाव आगे गया है, तो मून से फिर मैं 10 भाव आगे जाऊंगा। जब मैं मून से 10 भाव आगे जाऊंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं 11th हाउस में फिर पहुंच जाऊंगा। यानी 11th हाउस के अंदर मुझे फिफ्थ हाउस का पद मिलेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये 6th हाउस लॉर्ड कौन है भैया, सूर्य है। अपने भाव से कितना भाव आगे गया, 6 भाव आगे गया है। ठीक है ना। तो सूर्य से 6 भाव फिर मैं आगे जाऊंगा, जब सूर्य से 6 भाव आगे जाऊंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं फोर्थ हाउस में पहुंच जाऊंगा। यानी 6th हाउस का जो पद है वो कहाँ चला गया, वो आपको मिल गया फोर्थ हाउस में। ठीक है। सिमिलरली अब आप सप्तम भाव को देखो, सप्तम भाव का स्वामी कौन है भाई, बुध है। ठीक है, कहाँ पहुंच गया, अपने से पंचम भाव में पहुंच गया। तो बुध से 5 भाव आगे गिन लो, बुध से 5 आप भाव आगे जाओगे तो आप पहुंच गया थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में क्या है भाई, सप्तम भाव का पद है। ये बात समझ में आ रही है कैसे काउंट करना है, क्या करना है। यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से आप काउंट करते चले जाओगे। अच्छा, आगे देखते हैं। अब 8th हाउस का पद बताइए, 8th हाउस का पद कहाँ पड़ेगा, और ये बताएंगे मुझे सुशांता जी। सुशांता जी मुझे बताइए, सब 8th हाउस का पद कहाँ पड़ेगा। एट हाउस का लॉर्ड है वेनस। तो वेनस है वहां से एक दो तीन चार चार, एक दो तीन चार सेकेंड हाउस में होगा। वेरी गुड। क्यों, वीनस अपने भाव से 4 भाव आगे गया है। तो वीनस से 4 भाव आगे लो, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8th हाउस का पद। ठीक है। 9th हाउस को देखो ठीक। भाई। 9th हाउस लॉर्ड कौन है, मंगल है। अपने भाव से 6 भाव आगे गया हुआ है।
तो मंगल से 6 भाव आगे चले जाओ आप, मंगल से 6 भाव आगे जाओगे, यू विल रीच टू 7th हाउस। ठीक है, अब आप आ जाओ 9th हाउस में। 9th हाउस का स्वामी कौन है? गुरु। अपने से कितने भाव आगे गया? अपने से 6 भाव आगे गया है। ठीक है, 9th हाउस का जो स्वामी है गुरु, 6 भाव गया, गुरु से 6 भाव आगे गिन लो। गुरु से 6 भाव आगे जाओगे, यू विल रीच टू व्हाट? 8th हाउस। यानी कि 10th हाउस का पद कहां पर चला गया आपको? अष्टम भाव में मिल गया। ठीक है, आगे देखो, 11th हाउस का स्वामी कौन है? शनि। कितने भाव आगे है अपने से? वेर इज शनि? विजिबल हो रहा है चार्ट में? सर 10th हाउस में है बट इसमें विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ माल फंक्शन है। चलो मैं ठीक करवा दूंगा, ये सॉफ्टवेयर का ही कुछ इशू है। अब सैटर्न जो है वो अपने भाव से 11 भाव में है, सॉरी अपने से 12वें में है। ठीक है, जब ये अपने से 12वें में है तो सैटर्न से 12वें में 11th का पद पड़ेगा। तो सैटर्न का यानी कि 11th हाउस का जो पद है वो कहाँ हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा 9th हाउस में, 11th हाउस का पद। 12th हाउस का पद देखो भाई, 12th पद को हम उपपद बोलते हैं। सप्तम भाव के पद को हम दारा पद बोलते हैं। जहाँ पे ये 7P लिखा हुआ है ना, तो कई सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ पे DPV दिखेगा, दारा पद। ठीक है, 12th हाउस के पद को उपपद कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमने लग्न पद निकाला है ना, लग्न पद हो गया हमारा, है ना? तो इसको हम पद लग्न भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, और इसको बहुत इंपॉर्टेंटली आरुद लग्न भी कहा जाता है, AL। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में आपको 1P लिखेगा, लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे आपको LP लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर आपको AL लिखा हुआ मिलेगा। और ये तीनों टर्म्स ना एक जैसी हैं, चाहे लग्न पद बोल दो, चाहे पद लग्न बोल दो, चाहे 1P बोल दो, चाहे आरुद लग्ना बोल दो, आरुद पद बोल दो। ठीक है, तो ये सब चीजें एक ही चीजें होती हैं। तारापद को सप्तम भाव 7P को तारापद बोलते हैं। ठीक है, 12th हाउस के पद को उपपद बोलते हैं। ठीक है, तो उपपद कहाँ पड़ेगा भाई? अब देखो, उपपद का मतलब 12th हाउस का पद का कितने भाव आगे? 11 भाव आगे चल गया, सैटर्न से 11 भाव आगे चले जाओ। सैटर्न से 11 भाव आप चले जाओगे तो आपका उपपद यानी कि 12th हाउस का पद कहाँ पड़ गया? 12th हाउस का पद मिल गया आपको 8th हाउस में, यानी उपपद कहाँ मिल गया? 8th हाउस में। ठीक है, उपपद से सर उपपद, वो पद का एक बार फिर बोलिएगा। हाँ जी, उपपद क्या है? देखो, अब ये 11th हाउस का लॉर्ड है ना, शनि। अपने भाव से कितने भाव आगे गया? पिच में लग गया 11वां भाव। 11 घर में, हाँ। ठीक है, तो सैटर्न से आप 11 भाव गिन लो भैया, कहाँ पहुंच जाओगे? 8th हाउस में पहुंच जाओगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब समझ गए समझ गए। क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है? अब देखना नहीं नहीं, एकदम एकदम यहाँ परफेक्ट। पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। सर एक बार फिर से बताइए, उपपद लग्न सर। हाँ, उपपद लगन का मतलब है 12th हाउस का पद। अब हाँ, शनि बन 12 गया हाउस का, 12th ओके। हाउस, तो वो अपने से 11वें में गया, तो शनि से 11वें में चले जाओ आप। हाँ ठीक है सर। ये बात समझ में आई? अब मैं आपको एक स्पेशल चीज सिखा रहा, मतलब इसी में ही पद के लिए एक जगह पे आप फंस जाओगे, तो वहां पे ना फंसो, इसके लिए मैं आपको एक नया, एक मतलब इंपॉर्टेंट रूल समझा रहा हूँ। नया रूल तो नहीं है, इंपॉर्टेंट रूल है, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, चलिए, अभी मान के चलिए कि जुपिटर जो है ना, जो लग्न लॉर्ड है, वो 3rd हाउस में ना होकर के 4th हाउस में होता। ठीक है, तो मैं क्या कहता? मैं कहता भैया जो लग्नेश है वो 1 2 3 4 भाव आगे गया, तो गुरु से 4 भाव आगे गिनूंगा, तो 1 2 3 4, यानी कि लग्न पद कहाँ पड़ गया? सप्तम भाव में पड़ गया। ठीक है, लेकिन यानी वहां कि मना नहीं जाएगा वो। लेकिन अब ये बात समझिएगा, जिस भी भाव के संदर्भ में हम पद निकाल रहे हैं, उस भाव का पद उस भाव में खुद और उससे 7th हाउस में नहीं पड़ता। और अगर आ रहा है तो उसका स्पेशल नियम है। जैसे अगर गुरु यहां ही होता, अगर गुरु यहां होता, तो मेरा 1st हाउस का पद भी यहीं पर होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये हर एक भाव के लिए वैलिड कंडीशन है, हर भाव की वैलिड कंडीशन है, नॉट ओनली लग्नेश, नॉट ओनली लग्न पाठ, लग्न भाव, सभी भावों के लिए यही कंडीशन लगेगी। अगर उस भाव का स्वामी उसी भाव में बैठा हुआ है, तो उस भाव का पद उस पर्टिकुलर भाव से 10 भाव आगे जाएगा। जैसे गुरु यहीं बैठा हुआ है, तो मैं लग्न का पद अब यहां पे ना रख करके यहां पे रखूंगा, लग्न पद अब यहां माना जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो अभी मैंने आपको बताई कि भैया
जो लग्नेश था वो फोर्थ हाउस में बैठ गया जाके। ठीक है, फोर्थ हाउस में बैठ गया। तो फोर्थ हाउस में बैठा तो मैंने गुरु से 4 भाव आगे गिनूंगा, तो टेक्निकली मेरा लगन पद कहाँ पर आना चाहिए, सेवेंथ हाउस में आना चाहिए। लेकिन ये नियम नहीं माना जाता। आप सेम भाव में और उससे सप्तम भाव में लग्न पद नहीं ले सकते। तो टेक्निकली मेरा लग्न पद यहाँ पर आ रहा था ना, तो मैं यहां से 10 भाव आगे जाऊंगा, 1 2 3 4 5 करके यहाँ यहाँ पर मेरा लग्न पद आ जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो 10 10 भाव आगे जाने का कंडीशन होता है, जहां पर सेम भाव में सेम भाव का पद नहीं पड़ेगा, ना ही उसके सप्तम भाव में पड़ेगा। बस ये पॉइंट याद रखना। जहां पर भी टेक्निकली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लगन पद होना चाहिए, वहां से 10 भाव आगे चले जाओ। और ये चीज आप कैसे सीखोगे, प्रैक्टिस करके सीखोगे। अब मान के चलो, सर एक एक सर एक एग्जाम्पल। मिनट, अगर फोर्थ हाउस में गुरु रहता है तो हाँ, वहां से ही तो 10th हाउस गिनती किया जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, ना, इसका लग्न लॉर्ड पद। से जहां पर हाँ, लग्नों से देख देखा जाएगा। देखो देखो देखो। अब बात समझना, चलो ये भी समझाता हूँ मैं। ठीक है, मान लो गुरु यहीं पर ही है। हम्म। मान लो गुरु यहाँ पर है, ठीक है। हाँ अब ये गुरु दशमेश भी तो है। हाँ ठीक है, जो पॉइंट आपने बोला ना, उस हाँ पॉइंट को समझा रहा हूँ। अब ये जो गुरु है ये दशमेश भी तो है। तो दशमेश है तो हाँ एक हाँ तो 7 भाव आगे गया। तो गुरु से जब मैं 7 भाव हाँ गिनूंगा तो फिर यहीं पहुंच जाऊंगा, हाँ 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 है ना। यानी कि मेरा हाँ जो पद है, यानी कि दशम का जो पद है वो यहां पर पढ़ना चाहिए। सेम एकदम। भाव का पद सेम भाव में नहीं पढ़ सकता। तो जहां पर हम्म। टेक्निकली पढ़ रहा है, जो आपके काउंटिंग के हिसाब से जहां पे पढ़ रहा है, वो तो जगह आपको 10th हाउस मिल रही है ना। हाँ 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 तो अब मैं 10th हाउस में तो ले नहीं सकता, तो मैं यहां से 10 भाव आगे जाऊं, कहां पहुंच जाऊंगा, यहां पहुंच जाऊंगा। यानी 10th हाउस का हाँ पद हाँ मेरा हाँ यहां पर हो गया। और अच्छी बात यह है कि जनरली मोस्टली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके अंदर आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई मिल जाएंगी। कई बार कई बार कई बार आपको पराशर लाइट, ठीक है, और पराशर लाइट और जे होरा के बीच में भी लग्न पद के डिफरेंसेस मिल सकते हैं। तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कैलकुलेशन आपको समझा रहे हैं वही कैलकुलेशन आपको यूज करनी है। अभी हमने जो ये चीज समझी थी ना, इसको जरा हम देखते हैं जेमिनी सिस्टम में क्या दिखा रहा है। इसको बड़ा कैसे करें? ये ऐसे बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये हो तो रहा है यहाँ से, ठीक है, चलिए इसकी थोड़ा R&D कर लेते हैं। ये आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, सेकंड हाउस का पद कहाँ पड़ा, देखो 11th हाउस में पड़ा। सेकेंड हाउस का लॉर्ड, हाँ। ठीक है, यस हम सर। हमने यही तो निकाला था अभी हमने। भाई जो मंगल है वो मंगल अपने ही घर में है ना। तो यानी कि सेकंड हाउस का पद हाँ तो यही पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं पड़ेगा। जहां पे टेक्निकली आपको लग रहा है ना, वहां से 10 भाव आगे चले जाओ। 10 भाव आगे चले गए, 11th हाउस में सेकंड का पद देखो, ये रहा सेकंड का पद। हम्म, बात समझ में आई? हाँ हाँ हाँ। उपपद देखो कहाँ पड़ गया, उपपद देखो कहाँ पड़ा है, 8th हाउस में पड़ा है। तो वो पद है शनि। शनि कहाँ बैठा है? यस सर। ठीक है। अब देखो फोर्थ का, 5th हाउस का पद देखो कितना गया है, ये मून है ना। 1 7 8 9 10, 10 भाव में आगे गया है। ये फिफ्थ का पद मेरे को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है इसकी, क्योंकि फिफ्थ का पद जो है वो अपने से कहाँ गया है, 10 10 भाव में गया है। तो यहाँ से मून की पोजीशन से 10 भाव आगे गिरना चाहिए। मून की पोजीशन से यू विल रीच 10, तो यहाँ पर पड़ेगा 5th हाउस का पद। तो ये 5th हाउस का पद यहाँ पर ना होकर के यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे, ठीक है। 11th हाउस में पड़ेगा ना सर? हाँ, 11th हाउस में पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में कई बार कुछ ना कुछ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये भी कोई ना कोई रूल फॉलो करते हैं। पर्टिकुलर कोई फिलॉसफी होगी, उसको फॉलो करेंगे तब इसके अंदर आपको पद सब चीजें मिलेंगी, दिखेगी। ठीक है। हम इस चीज को, सेम चीज को जगन्नाथ होरा में भी देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा भी आपको कोई कई सारे सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीजें मिल जाएंगी। चलो, अब ये मेन था, आपको पद का आइडिया लगना चाहिए भाई कैसे हो रहा है, ये घूम रहा है, ठीक है।
और ये आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिल जाएगा। हमें 3 पदों पे ज्यादा ध्यान देना है। पहला, आरुद्ध लग्न यानी कि लग्न पद, तारापद और उपपद। क्यों? क्योंकि उपपद से मैरिज की रेमेडी होती है, मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ की रेमेडी होती है। नियम क्या है पद का? उपपद का एक सिंपल सा नियम है। वो नियम क्या कहता है कि भाई अगर आपको उपपद से 12वें भाव में मेलिफिक इंपैक्ट है, अगर उपपद से 12वें भाव में मेलिफिक इंपैक्ट है, तो आपको लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज या संतान के जन्म से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है? इसीलिए उपपद को हमेशा मैरिज के केस के लिए, मैरिटल हार्मनी को चेक करने के लिए जरूर देखना चाहिए। मान के चलो आप दो लोगों का होरोस्कोप मैच कर रहे हो, ठीक है? आपको एक नियम बता दिया कि भैया उपपद से 12वां भाव देखो। अगर दोनों लोगों का, लड़का लड़की, जो भी वर कन्या है, दोनों लोगों का उपपद से 12वां भाव इंटैक्ट में है, कोई मेलेफिक इंपैक्ट नहीं आ रहा, तब उनका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। ये मैं कब बता रहा हूं? जब आपने अष्टकूट मिलान कर लिया है। जो अष्टकूट मिलान जो है वो बेसिक चंद्रमा और तारा और नक्षत्र के बेस पे किया जाता है। ठीक है? तो वहां से आपने आपको एक हिंट मिल गया। और ज्यादा आपको देखना कि मैरिड रिस्टोर तो नहीं है भैया, आप उठा करके अपना उपपद से, लड़का और लड़की दोनों के केस में उपपद से 12वां भाव देख लो। सेकेंड हाउस फ्रॉम उपपद इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी मैरिज कंडीशंस। ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपको उपपद से द्वितीय भाव और 12वां भाव, ये दोनों पे ध्यान रखना है। ठीक है? ये दोनों पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपका उपपद से 12वां भाव खराब है, क्योंकि 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव होता है शैया सुख। और 12वां भाव मतलब हमने पद निकाला, किसका निकाला? 12वें भाव का ही निकाला है। तो हम क्या देख रहे हैं? बेसिकली शैया सुख देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति का जो मैरिटल स्टेटस है वो कैसा चलेगा। ठीक है? तो इसीलिए आपको जब भी चार्ट चेक करना है ना, जब भी आपको चार्ट चेक करना है, तो उपपद से सेकंड हाउस और उपपद से 12th हाउस को जरूर देखना है। ठीक है? अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडिकेशन मतलब मैरिटल हार्मनी है नहीं है, उसके लिए आपको क्या देखना है? उपपद से, उपपद को देखो पहले तो, उपपद की कंडीशन कैसी है। ठीक है? जब हम अभी राशि दशा के कुछ चार्ट्स करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा कि अगर मान लो कोई भी राशि दशा चल रही है, ठीक है, और उपपद उस राशि दशा से, उस जिस राशि की दशा चल रही है उस राशि से 6 8 12 चला गया उपपद, तो ये आपके मैरिटल स्टेटस को हार्म करेगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये 7 नंबर की राशि जो है ना, यहाँ पर उपपद पड़ रहा है। 7 नंबर की राशि है, वहां पे आपको उपपद मिल रहा है। ठीक है? अगर ये ऐसी राशि दशा चल जाए जिससे ये सात मतलब तुला राशि 6 पे हो, यानी कि ये राशि, मान लो इस व्यक्ति की वृषभ राशि की दशा चल जाए, वृषभ की दशा चल जाए, तो वृषभ की जब दशा चलेगी तो ये उपपद तो छठे भाव में आ जाएगा उस पर्टिकुलर राशि के अकॉर्डिंग। तो भैया ये मैरिटल स्टेटस को लिया, वाइफ को कोई मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है? अगर यहीं पर ही अगर मीन राशि की दशा चल जाए, तो ये मीन राशि की दशा से जो उपपद है हमारा, वो 8वें भाव में पड़ रहा है, तब भी उस व्यक्ति की मेरिट मैरिज को इश्यूज आ सकते हैं। क्लियर? नहीं तो वृश्चिक राशि की दशा चल जाए, क्योंकि वृश्चिक राशि से उपपद जो है वो 12वें भाव में है। तो सर ये एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे? मैं समझा रहा हूँ ये। मैं अभी अभी तो मैं जब राशि चार्ट समझाऊंगा ना, जब हम राशि दशा शुरू अच्छा। करेंगे, तो मैं आपको आपको पूरा एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। क्योंकि वहां ओके पे जब सर। आपका दिमाग चलेगा ना, जब आप पैरेलल एनालिसिस करोगे, तब आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है? कहने का मतलब क्या है, कोई भी राशि दशा से अगर उपपद छठे भाव में चला जाए, 8वें भाव में चला जाए या 12वें भाव में चला जाए, वो कंडीशन हमारी मैरिज को लेकर के अच्छी नहीं है। अगर आपके उपपद से द्वितीय भाव, यानी कि देखो उपपद से द्वितीय भाव ये हो गया ना, 9th हाउस, अगर 9th हाउस पे इस वाले भाव पर, अगर, क्योंकि यहाँ उपपद कहां पर है? यहाँ पर उपपद है। उपपद से सेकंड हाउस यानी कि उपपद का सस्टेनेंस, अगर इस भाव पर कोई मैलेफिक इंपैक्ट आ गया, ठीक है, मैलेफिक इंपैक्ट पड़ गया, तो उसका असर क्या होगा? उसका असर आपकी फैमिली पर होगा। और वो मैलेफिक इंपैक्ट क्या है? जनरली सैटर्न, मार्स और
राकेश, राहु केतु शनि और मार्स, यानी कि ये मेलेफिक प्लेनेट जब अपना इम्पैक्ट इस भाव पे डालते हैं चार्ट में, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, उपपद से सेकंड हाउस में राकेश और मार्स का इफेक्ट होगा, तो आपके मैरिटल डिस्कॉर्ड होने के चांसेस है, मैरिज में प्रॉब्लम रह सकती है। ठीक है, तो सेकंड हाउस फ्रॉम उपपद, ट्वेल्थ हाउस फ्रॉम उपपद इज इंपॉर्टेंट, मोस्टली सेकंड हाउस फ्रॉम उपपद इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड हाउस फ्रॉम उपपद इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अच्छा, अब सर मैंने भी बोला कि सर रेमेडी होती है, तो रेमेडी क्या होती है? उपपद जिस राशि में जाएगा उस राशि स्वामी के डे का फास्ट करने से व्यक्ति को मैरिज डिस्कंफर्ट से निकलने में हेल्प होती है। अब जैसे ये उपपद जो है, ये तुला राशि में चला गया, जब तुला राशि में गया तो 7 नंबर की राशि को रूल कौन कर रहा है? शुक्र रूल कर रहे हैं। तो यानी कि अगर ये व्यक्ति को कुछ मैरिटल मैरिज में इश्यूज आए, कोई चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज आए, तो को क्या करना है? उसे शुक्रवार के दिन का फास्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि उपपद जो है तुला राशि में गया, तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है, इसलिए शुक्रवार के दिन का फास्ट करने से मैरिज रिलेटेड या चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए, तो अभी हमारा उपपद का हमने एक बार मतलब पदों का हमने ग्लिम्स देख लिया कैसे निकाला जाता है। आप इसकी 4 5 6 चार्ट्स में प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलो, अभी हम इसमें एक काम और करेंगे। मुझे ये बताइए, ज्ञाति कारक मरकरी, ये दिख रहा होगा आपको, चार्ट में लिखा हुआ है, ये रहा मरकरी ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक वो ग्रह है जिसके पास 6 8 और 12 भाव के का पोर्टफोलियो है, कंबाइंड पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ज्ञाति कारक ग्रह मरकरी कौन से भावों पर दृष्टि डालेगा? बताइए। वन 2, 5 एंड 8। हाँ, वन मतलब टू सेकेंड हाउस, और सेवन मतलब एट हाउस। एक मिनट, एक मिनट, दोबारा दोबारा सोच के, आराम से सोच के बताइए। सर 2, 5, 8 राशि पे डालेगा। यस, 2 5 8 पे डालेगा। क्यों? क्योंकि मरकरी जो है ज्ञाति कारक जो है, वो अभी जो है वो 10 नंबर के साइन में है, जो कि चर साइन है। तो कोई भी चर साइन दूसरे चर साइन पे दृष्टि नहीं डाल सकता। एक चर साइन मतलब एक जो मूवेबल साइन है, किसी फिक्स साइन पर ही दृष्टि डाल सकता है। तो ऐसा सोच के रखिए, बना के रखिए एक छोटा सा चार्ट कि कौन सा प्लेनेट किस प्लेनेट पे दृष्टि डाल रहा है, वो फटाफट ये एक पेपर में लिखना शुरू कीजिए, मैं पूछूंगा आप लोगों से अभी। फिक्स्ड साइन को दिखेगा चर साइन। टू फाइव एट, ठीक है। टू फाइव में थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। तो हाँ, थर्ड ओके हाउस, ओके। फिफ्थ एट, फिफ्थ सिक्स हाउस और नाइन्थ हाउस में आएगा चलो, एस्पेक्ट मरकरी अब का। क्या है, एक चीज बिल्कुल सही आपने बोला, ज्ञाति कारक की दृष्टि इस व्यक्ति के सेकंड हाउस पे, सिक्स्थ हाउस पे और नाइन्थ हाउस पर है। हाँ, ठीक है, अब आपको जब इतना पता लग गया कि ज्ञाति कारक की दृष्टि इन भावों पर है, यानी कि ये हमारे जीवन के वो नर्व पॉइंट है जहां पर जिस भाव के संदर्भ में हमेशा हमेशा हमें समस्या मिलेगी।
अगर सब ज्ञातिकारक जुपिटर हो जाता है तो और भी मुस्लिम मतलब खतरनाक हो जाएगा। तो सेवन नहीं, तब जुपिटर होगा तो फिफ्थ हाउस, एट हाउस और तो 11th ज्ञाति हाउस कारक जो बीच है, में पड़ा। ज्ञाति कारक ने इस व्यक्ति के थर्ड हाउस को, सिक्स्थ हाउस को और नाइन्थ हाउस को डैमेज कर दिया। यस और नो? तो यस। यस जैमिनी सर। ज्योतिष को हम बोलते हैं नारायणी विद्या, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम को ये व्यक्ति को आएगी ही आएगी। ये जो तीन हाउसेस की हमने बात की है, ये तीन हाउसेस अब इस व्यक्ति के जीवन में इंटैक्टफुल नहीं है। चाहे इसके पड़ोसियों को समस्या रहे, चाहे इस व्यक्ति के सिबलिंग को समस्या रहे, चाहे स्किल एक्वायर करने में समस्या रहे, थर्ड हाउस का समस्या फिक्स हो गया है लाइफ में, फिक्स। सिक्स्थ हाउस, यू नो व्हाट इज सिक्स्थ हाउस? 5 नंबर का साइन है, मैंने सिखाया था ना आपको, अब आपको फायदा होगा। यहाँ पर सेवन थर्ड हाउस था, लेकिन क्या था, 2 नंबर का राशि था। ये नाइन्थ हाउस है, यहाँ पे 8 नंबर का राशि है। तो इसीलिए आपको राशि के बारे में पहले समझाया था कि अगर ये व्यक्ति का थर्ड हाउस हिट होगा, तो थर्ड हाउस में 2 नंबर का साइन, यानी कि इसके भाई जो हैं, या अपनी स्किल को ये एज अ रिसोर्स यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ना एक फिक्स प्रॉमिस बन गया चार्ट में कि भैया ये मरकरी जो है ना, ये मरकरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे, मतलब ये जो ज्ञाति कारक है ना, ये ज्ञाति कारक यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ये मरकरी जो है, मरकरी का खुद का भी सिग्निफिकेशन है। मरकरी का खुद का सिग्निफिकेशन क्या है? डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, कम्युनिकेशन। तो अब इस चार्ट में एक बात तो कंफर्म हो गई थर्ड हाउस के संदर्भ में। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क। और 2 नंबर का साइन क्या है? फैमिली, रिसोर्सेज, पैसा। तो अब ये सब चीजों को जब कंबाइन करोगे ना, यू विल गेट टू नो कि इस व्यक्ति को पेपर वर्क का प्रॉब्लम रहेगा, इस व्यक्ति को फैमिली के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने का प्रॉब्लम रहेगा, सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम रहेगा, फैमिली में सिबलिंग को प्रॉब्लम रहेगा। सिक्स हाउस, अब मुझे पता है सिक्स हाउस जो है ना, सिक्स हाउस से मेरे रोग, ऋण, रिपू, रोग, सब चीजें आती हैं। सिक्स हाउस से मेरा सेवा आता है, मेरा सर्विस आता है, सर्विस ओरिएंटेशन। अब मरकरी का का जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पर पड़ गया। तो मरकरी का एस्पेक्ट यहाँ पर पड़ गया, तो सिक्स हाउस के संदर्भ में आपको समस्या आएगी, आपको जॉब की समस्या आएगी, आपको सर्विस की समस्या आएगी, आपको हेल्थ इश्यूज होंगे। रीजन, मरकरी के खुद के इनहेरेंट जो प्रॉपर्टी है, मरकरी की जो चार्ट में लॉर्डशिप है, वहां से समस्या आ सकती है। ठीक है। अब मरकरी का एक एक्सपेक्ट, ज्ञातिकार का एक्सपेक्ट जो नाइन्थ हाउस में आ गया। अब देखो, थर्ड हाउस पिट गया, नाइन्थ हाउस पिट गया, शॉर्ट टर्म प्लानिंग पिट गई, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पिट गई। एंड द बोथ हाउसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेवल पर्पसेस। आप यात्रा करोगे, यात्रा में करते हुए आपको नुकसान होगा, या ये भी हो सकता है कि जब भी आप यात्रा इनिशिएट करो तो आपको कोई चोट वोट लग जाए, आपका कोई नुकसान हो जाए ड्यूरिंग ट्रेवल टाइम। ठीक है, ये फिक्स है प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम जो है ना, एज पर राशि दशा अलग अलग एरियाज के अंदर शिफ्ट होती रहेंगी। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इस व्यक्ति के मामा, इस व्यक्ति के सिबलिंग्स, इस व्यक्ति के पिता को समस्या रहेगी, इवन दो इस व्यक्ति के बॉसेस को भी समस्या रहेगी। क्यों? नाइन्थ हाउस इज हाउस ऑफ बॉसेस। अगर जीव के टर्म्स में देखेंगे तो ये हमारे बॉस का एरिया है, हमारे पिता का एरिया है। जो छठा भाव है, हमारे मामा मौसी, हमारे मैटरनल अंकल आंटी का एरिया है। ठीक है। हमारे यहाँ से तो हमारे मदर आएंगे, मदर के भाई हो गए। ठीक है।
ठीक है, ये चीज समस्या में चली गई, और ये थर्ड हाउस से हमारे नेबर्स, हमारे छोटे भाई बहन, ये समस्याएं एज पर राशि दशा मूव ऑन होती रहेंगी। वो मैं आपको आगे हम पढ़ेंगे उसको, कैसे वो मूव ऑन होती है, कैसी चीज होती है। ये तो हमने सिर्फ भाव पे एस्पेक्ट देखा है। अब आप इसके अंदर राजयोग भी ढूंढ सकते हो। अब देखो, मरकरी है, ज्ञाति कारक है। ये सर ज्ञाति कारक का, सर एक एक मिनट, एक मिनट रुकिए। ये ज्ञाति कारक का एस्पेक्ट हाँ जो है, वो थर्ड हाउस पे तो पड़ा ही पड़ा, ये दारा कारक पे भी पड़ा। क्यों? जुपिटर जो है दारा कारक है ना। तो हाँ एक हाँ मैलेफिक इंपैक्ट किस पे आ गया? सेवेंथ हाउस के सिग्निफिकेटर पे आ गया। ठीक है, एक सेवेंथ हाउस के सिग्निफिकेटर। अब ये ज्ञाति कारक के पास एनर्जी क्या है? 6 8 12 की एनर्जी है। तो अब मैं क्या बोल हाँ सकता हूँ हाँ भाई, जो इस व्यक्ति का या अगर जो भी व्यक्ति इसके साथ पार्टनरशिप करेगा, बिजनेस, मान लो बिजनेस ओपन करने की कोशिश करी, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस के कारक के ऊपर 6 8 12 का इफेक्ट है। लोन्स लेने पड़ जाएंगे, लोन्स ले सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, 12वां भाव लॉसेस, छठा भाव लोन। ठीक है, एट्थ हाउस कोई मतलब क्या बोलते हैं, अनएडवर्टेड इवेंट, जिसको सोचा नहीं था ऐसा इवेंट हो जाए, जिसकी प्लानिंग नहीं करी थी, ऐसे इवेंट अकर हो सकते हैं। दारा कारक हमारे स्पाउस का एरिया होता है, स्पाउस के लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी, 6 8 12 का इफेक्ट रहेगा। ठीक है। अब ये जो ज्ञाति कारक है, देखो सन के साथ है, वो इज सन, सन इज आत्मकारक। हमने क्या पढ़ा है कि आत्मकारक जिस भाव में जाएगा, उस भाव से रिलेटेड सोल डिजायर रहेगा। अब सन जो है, वो 11th हाउस में चला गया। 11th हाउस का क्या काम है? बताओ, 11th हाउस का क्या सिग्निफिकेशन मेरे को समझाया, बताइए। सोशल काम करने का इच्छा रहेगा और बड़ा भाई के साथ फिर रहेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर होगा बड़ा भाई के साथ, बड़ा भाई या बहन जो भी होगा। 11th हाउस में जब भी आपका एके जाएगा ना, यू हैव सम टेंडेंसी फॉर सम, क्या मैं, सोशल वर्क, नेटवर्किंग की एनर्जी रहेगी। 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ एनजीओ, लोगों की मदद करना। लेकिन 11th हाउस में जब भी एके जाता है ना, ये आदमी लूप होल्स ढूंढता है, क्योंकि 11th हाउस कमियां निकालने का भी भाव है। तो ये व्यक्ति ना कमी बहुत अच्छे से निकाल देगा, बहुत अच्छा क्रिटिक बन सकता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट ये व्यक्ति हमेशा जल्दबाजी में रहता है। 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ शॉर्टकट्स। तो ये व्यक्ति हमेशा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेगा कि मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, इस व्यक्ति का जो जो गोल है ना, जो इसका सोल है, उसका डिजायर क्या है? प्रॉफिट मेकिंग, एनी हाउ आई वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हाउस आत्मकारक जो है, जो मेरी सोल डिजायर बता रहा है, वो कहाँ चला गया? वो चला गया मेरा 11th हाउस में। 11th हाउस को पता है भाई, आपको डिजायर फुलफिलमेंट, लॉट ऑफ आई विल पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक माई ड्रीम ट्रू। ठीक है, तो मुझे मेरा एसोसिएशन है। सन कैसा प्लेनेट है? सेक्रीफाइस करने वाला प्लेनेट है। सन जो है वो ऐसा प्लेनेट है जो सेक्रीफाइस करता है, जो राजा है, जो रॉयल सोचता है, जो मासिस के बारे में सोचता है। सन हमेशा वही काम करेगा। सन एज अ कारक हमेशा वही काम करेगा जो मास को अप्रूव हो। आउट ऑफ अप्रूवल वो कोई काम नहीं करेगा। राजा है ना, राजा का काम है ना लोगों को साथ लेके चलने का। ठीक है, लेकिन क्या ये सन इंटैक्टफुल है? नहीं। ये सन जो है, एक तो अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, दूसरा ज्ञाति कारक के साथ बैठा हुआ है। अगर इस मरकरी का, ध्यान से देखिएगा, अगर इस मरकरी ज्ञाति कारक का इफेक्ट इस दारा कारक पर है, तो इस आत्मकारक ग्रह का इफेक्ट भी तो दारा कारक पर है। यानी कि सन का जो एस्पेक्ट सूर्य जुपिटर पे है, डेट विल मेक अ राजयोग। ए के प्लस डी के, याद कीजिए मैंने समझाया था, ए के प्लस डी के इज अ राजयोग। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैड योग भी बन रहा है, एक राजयोग भी बन रहा है, लेकिन राजयोग को ये बैड योग थोड़ा सा कमजोर भी कर रहा है। ठीक है, आत्मकारक जो खुद भी वो पिट रहा है, क्योंकि वो दारा कारक के साथ अपने शत्रु राशि में, शत्रु ग्रह के साथ है। दीज आर द फैक्टर्स। ठीक है, वो फैक्टर्स है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब ये सन इतना इफेक्टफुल नहीं है, सन ए के है। इस सन का राशि देखो कहां पर है, 10 नंबर का राशि, और राशि ऑफ हाई एल्टीट्यूड। क्योंकि सबसे ऊंचा है ना, ये 10 नंबर की राशि का एरिया सबसे ऊंचा होता है ना, मकर राशि का। तो मकर राशि की एनर्जी मैंने वो क्या बताई थी?
भाई मकर राशि की एनर्जी क्या है? प्रोटेक्शन की। बिल्कुल मकर, बिल्कुल। पॉन्ड, एक आपका एक टेरिटरी है, यू नीड टू डू, यू नीड टू प्रोटेक्ट दैट टेरिटरी। और मकर में क्या बताया था, मेरे को याद करो। सेक्रीफाइस, ओके, टॉप पोजीशन सेक्रीफाइस। यस, माने। ओके। हाँ, सेक्रीफाइस। और राशि, 12 राशि का टॉप पोजीशन मतलब हिल एरिया। हाँ, हिल एरिया, मतलब हिल एरिया, और मतलब काफी हाइट पे है। यानी कि आपका जो हाँ, ओरिएंटेशन है वो हाई वाला होना चाहिए, आपके कर्म को ध्यान से करना चाहिए। एकदम। और सोचो, और क्या क्या चीजें बात करी है हमने मकर में। मकर राशि। सर्विस देना है। हाँ, सर्विस देनी है, वेस्ट, वेरी गुड, सर्विस देनी है। मकर प्रोटेक्ट वो भी करता है। बेफिक्र होकर, कुछ मांगले, हाँ, कुछ बेफिक्र होता मान है। कर नहीं कि कुछ हम सर्विस दे रहे। जो भी प्लेनेट मकर और राशि में है, मैंने क्या बताया था, जो भी प्लेनेट मकर राशि में है उस उस प्लेनेट के कारकत्वों को नीचे निभाओ। आदमी है उसको हेल्प करना पड़ेगा। हाँ, उसको हेल्प करना हम्म, पड़ेगा, उसको निभाना पड़ेगा। जहां भी मकर राशि आएगी, उस हाँ भाव के प्रति आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। मैं सिखाया था, नहीं सिखाया था? थैंकफुल रहना है उसके खिलाफ, हाँ हाँ हाँ, सॉरी, जरूर। उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ। मकर राशि एक ऐसी राशि है जो धीरे धीरे चेंज होती है, इसलिए स्लो चेंज होता है इसके अंदर। चॉइसेस नहीं मिलती, दिमाग ले लगाना चाहिए। यहाँ इस ये राशि जो मकर राशि है ना, राशि ना लो रिस्क कैपेसिटी वाली है, ये ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था, मकर राशि जहां भी है ना, वहां पे इच्छा मत रखो। जहां भी ये राशि है, इस राशि का काम क्या है, इस रूलर कौन है? सैटर्न रूलर है ना। तो जहां भी मकर राशि आएगी ना, वहां पे आपको कर्म करने हैं, वहां पे इच्छा नहीं रखनी। भगवान जो, और मैंने भी बताया था, मकर राशि मतलब शनि है। शनि क्या, कूर्म अवतार है, होल्डिंग कैपेसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ भी जहां भी मकर राशि आएगी ना, वहां पे आपका काम धीरे धीरे होगा। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, आपको झुक के काम करना पड़ेगा। आपको हो सकता है आपको आपके काम की अप्रिसिएशन भी ना मिले। ठीक है, कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इच्छा कैसे रखनी है, रखनी भी है नहीं रखनी। क्योंकि मकर राशि में आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी नहीं होंगी। मकर राशि जो शो करती है ना, पॉन्ड का एरिया, आपको प्रोटेक्ट भी रखना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा, और कोई इच्छा भी नहीं रखोगे आप। भगवान कृष्ण ने भी बोला है, कर्म कर, फल फल देना काम मेरा काम है, मैं दूंगा नहीं दूंगा मेरे ऊपर है। तो फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, वो मकर राशि बताती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब आपके मकर राशि में क्या मिल गया भैया? एके मिल गया। यानी कि आपको काम कर्म करना है। ठीक है, किसके लिए? आपको सोसाइटी के लिए, अपने नेटवर्क के लिए, क्योंकि 11th हाउस एनजीओ का है। तो आपको एनजीओ के लिए कर्म करना है, और उसका फल भी नहीं, फल की कोई इच्छा भी नहीं रखनी। ठीक है। सूर्य आपका खुद का एके है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर 11th हाउस के संदर्भ में जो एके आया, अब उस एक अब हम अगर इसके एंटी वर्क करेंगे, मतलब हम बहुत ज्यादा इच्छाएं रखेंगे। ठीक है। प्रोफेशनली बहुत ज्यादा सेटल होने की कोशिश करेंगे, प्रोफेशनली खुद को राइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रोफेशनली हम लोग अपने मन में बहुत ज्यादा विश डेवलप कर लेंगे, तो डेट इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिजायर्स करना अच्छा नहीं है। किसके हिसाब से? इस चार्ट के हिसाब से। ठीक है। तो भैया ये जो राशि है ना, राशि डेंजरस राशि हो गई। इसमें भैया सन आ गया, मरकरी तो आया आया, और वीनस भी आया। अब आपको प्रोफेशनली ना बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, बस काम करते रहो, बस लगे रहो। ठीक है। और लोगों की हेल्प भी करो। तो ये चीज निकल के आई। ये कंसेप्ट सिर्फ एक चार्ट में नहीं, आप मल्टीपल कारक्स के साथ लगा सकते हो। ठीक है। अब जरा समझना समझना, मात्र कारक प्लेनेट कौन है भाई? कमाओगे कैसे? बताया ना, ए एम के जो है वो सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर है। कहाँ आ गया ए एम के? सेकंड हाउस में आ गया। कॉमर्स। हाँ ठीक है। जी, सेकंड। यानी कि आपको कमाने के लिए क्या करना है? सेकंड हाउस का यूज करना है। सेकंड हाउस क्या होता है? रिसोर्सेज का हाउस होता है, फूड का हाउस होता है। मंगल और चंद्रमा आ गया। मंगल चंद्रमा गर्म खाना।
ठीक है, 1 नंबर का साइन आ गया, कुछ नया करना। ये नेटिव अपनी फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा नया करेगा ना जो किसी ने पहले कुछ नहीं किया होगा, कमाने के लिए कुछ ना कुछ नया स्टेप ये हेड करेगा। सेकंड हाउस में कौन आ गया, एएम के आ गया, सर लिपिड। यानी फैमिली। एएम के यानी कि फैमिली सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर है ना। फैमिली कहाँ चलेगी, सेकंड हाउस में। यानी हाँ कि हाँ। फैमिली जो है वो रिसोर्स कलेक्ट करने का काम करेगी। फैमिली को अच्छा लगेगा ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करना, पैसा इकट्ठा करना। फैमिली जो है वो पैसों को लेकर के थोड़ी सी मनी माइंडेड हो सकती है। आगे देखो, बी के देखो, सैटर्न बी के। सर सैटर्न कहाँ पर है, 10th हाउस में सैटर्न, यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं लिख देता हूँ। सैटर्न कहाँ पर है, यहाँ पर सैटर्न है। ठीक है, सैटर्न यहाँ पर है। सैटर्न यानी कि बीके यानी कि थर्ड हाउस का सिग्निफिकेटर। थर्ड हाउस के जो जीव है, यानी कि सिबलिंग समझ लो आप या नेबर समझ लो, क्या कैसी नेचर हो गई उनकी। 10th हाउस में आया ना, 10th हाउस का मतलब क्या है। कर्म। 10th हाउस, जैसे मैंने बताया था, हो एक ही सकता है। 10th हाउस में जाएगा तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये हाई स्पीड है ना भाई, पहाड़ पे चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। और यहाँ पर कौन चला गया, भाई हाँ चला गया यहाँ पे, यानी कि भाई जो है, उनके भाई जो होंगे, उनके नेबर्स जो होंगे, उनको लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वो ऐसा व्यक्ति होगा, वो खाली बिल्कुल। बैठ नहीं पाएगा। जो भी सिग्निफिकेटर 10th हाउस में जाएगा, वो खाली नहीं बैठ पाएगा, उसको काम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। चाहे उसको एक पत्थर दे दो, वो पत्थर तोड़ना शुरू कर दे, लेकिन वो काम जरूर करेगा। लेकिन हाँ, उस हाउस जिस जो भी कारक 10th हाउस में जाएगा ना, उस कारक को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। क्लियर। और वो स्ट्रगल प्लेनेट के खुद के सिग्निफिकेशन यानी खुद के जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सैटर्न का खुद का क्या क्या है सिग्निफिकेशन, स्लोनेस, पैसिवनेस, डिले रिजल्ट। ठीक है, तो 9 नंबर का राशि है। इस व्यक्ति के भाई का या जो सिबलिंग्स होंगे, उनका भाग्योदय लेट होगा। सिंपल। 9 नंबर साइन भाग्य का है। सैटर्न जो है वो स्लोनेस दिखाता है। उसको प्रोफेशनली अपने आप को सेटअप करने में समय लग सकता है, जो भी इसके सिबलिंग्स हो। एमके को देखो, एमके को, ये रहा एमके। ठीक है, कहाँ चला गया, एमके मतलब 4th हाउस का सिग्निफिकेटर। अब 4th हाउस का सिग्निफिकेटर तो मदर भी है और हाउसेस भी है, व्हीकल भी है। इस व्यक्ति को प्रॉब्लम रहेगा उससे रिलेटेड, क्यों, क्योंकि ज्ञाति कारक आ गया। मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, मदर जो है वो खुद काफी मेहनती हो सकती हैं, क्योंकि वीनस इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ 4th हाउस। कहाँ पे चला गया, 11th हाउस में चला गया। मदर के डिजायर्स भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन 10 नंबर की राशि है तो मदर को डिजायर फुलफिल करने के लिए अपनी लाइफ में मेहनत भी करनी पड़ सकती है। 11th हाउस जो है, 11th हाउस के अंदर एम के चला गया, तो यानी कि ये व्यक्ति भी, मदर जो है या ये व्यक्ति मकान बनाने के लिए भी पेशेंस कम रखेगा। उसे लाइफ में सक्सेस जल्दी जल्दी चाहिए। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेशन हो गया। मदर के साथ भी ऐसा हो सकता है, मदर को भी लूप होल्स निकालने की, कमियां निकालने की आदत हो सकती है। लेकिन मदर हेल्पफुल हो सकती है लोगों की, क्योंकि 11th हाउस से लोगों की हेल्प भी होती है। ठीक है, तो जो भी कारक जिस भी भाव में जाएगा, उस भाव से जोड़ दो उस कारक के सेम चीजों को, आपको काफी सारी चीजों का आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दारा कारक को देखो, जुपिटर, रिसोर्सिस की राशि, 3rd हाउस स्ट्रगल का हाउस। मैंने बताया 3rd हाउस हाउस ऑफ अभाग्य। 3rd हाउस क्या है, अभाग्य है, अभाग्य। ठीक है, 9th हाउस के अपोजिशन में है, इसलिए डेट इज हाउस ऑफ अभाग्य। अष्टम से अष्टम है। ठीक है, तो अभाग्य का जब भी अगर कोई कोई कारक अभाग्य के भाव में जा रहा है, तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। और आपको याद होगा पराशरी में हम 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस को उपचय भाव कहते हैं, क्योंकि भैया इस भाव से बाहर निकलने में मेहनत लगती है। अब समझ में आया, 10th हाउस को उपचय भाव क्यों कहते हैं। पहाड़ चढ़ना है, पहाड़, तो पहाड़ भाग के तो चढ़ोगे नहीं, धीरे धीरे चढ़ोगे, तो वो धीरे धीरे राइज करता है, आदमी ऊपर चढ़ता है। छठा भाव रोग हो गया आपको, तो रोग से ठीक होने में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा।
थर्ड हाउस स्किल का है, स्किल एक्वायर करना, ऐसे नहीं रात को सोए सुबह स्किल आ गई, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। ये सभी भाव में मेहनत है एक्चुअल में, इन सभी हाउसेज में मेहनत है। थर्ड हाउस में स्किल एक्वायर करने के लिए, छठे भाव के अंदर लोगों की सेवा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टेंथ हाउस कर्म को करने में मेहनत करनी पड़ती है। इलेवेंथ हाउस एनजीओ, लोगों की मदद करने के लिए हेल्प करनी, मतलब मदद करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सभी भाव मेहनत के भाव है। तो अब आपको आइडिया लगा होगा कि भाई ये जो दरा कारक है, दरा कारक थर्ड हाउस में बैठ गया भाई, 2 नंबर, यानी कि दरा कारक यानी कि सिग्निफिकेटर ऑफ सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस के सिग्निफिकेशंस को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। या सेवेंथ हाउस स्पाउस का होता है, स्पाउस को रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फैमिली के संदर्भ में मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। पी की है पुत्र कारक, फिफ्थ हाउस लॉर्ड। नाउ द फिफ्थ हाउस लॉर्ड जो है, या फिफ्थ हाउस का जो सिग्निफिकेटर है, वो एम के साथ बैठ गया, इट विल बिकम अ राजयोग। भाई हमने पढ़ा था ना कि भाई एम के और फिफ्थ लॉर्ड का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो राजयोग बन जाता है। तो राजयोग का निर्माण हो रहा है कहाँ पे? सेकंड हाउस में हो रहा है। फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ नया जरूर शुरू होगा, जिसके बाद, शुरू होने के बाद, ये व्यक्ति को, इन इनकी फैमिली को लाइफ के अंदर रिसोर्सेज मिलेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप चीजों को रीड करते हो। कौन सा इवेंट कैसे होगा, कब होगा, उसको उसको समझने के लिए हमें राशि दशा पढ़नी है। राशि दशा हम आगे पढ़ेंगे। पॉइंट्स क्लियर हुए कि कैसे रीड करना होता है चार्ट को? हाँ सर, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आज। हाँ, प्रैक्टिकल आप आज करने हमने से। पद पद को समझा। आज हमने, देखो, जो अगर मैं आपको एके पढ़ा रहा हूं ना, अब इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है अगर मैं आपको एके पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ एके पे ध्यान रखोगे, नहीं भैया, वो हाउसेस की प्लेसमेंट तो सभी के लिए है ना। कोई भी कारक जो है जिस भी भाव में जाएगा, उस कारक का उस भाव के साथ संबंध बन गया, सिंपल। जो राशि वहां पर होगी उसके राशि के अकॉर्डिंग वो बिहेव करेंगे, क्योंकि राशि विल क्रिएट एनवायरमेंट। ठीक है, राशि जो है वो एनवायरमेंट क्रिएट करेगा। भैया, अब बात समझना, एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है, वो रहता है साउथ दिल्ली में, तो साउथ दिल्ली की प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी है, तो वो हो गया एक अच्छा भाव। अब वहां पे खराब, आपने अच्छे एरिया में रहते हुए भी आपने बिल्डिंग बना रखी है टूटी फूटी पुरानी, वो हो गया उसका एनवायरमेंट। तो हाउस जो है वो इंपॉर्टेंट है, और उसकी जो राशि है वो उस हाउस का एनवायरनमेंट है, और जो प्लेनेट वहां पर है वो उस हाउस के एनवायरनमेंट के अंदर कंफर्टेबल होगा या तो अनकंफर्टेबल होगा, या तो अच्छे से रहेगा या तो खराब से रहेगा। इतना ही है बस। भाव देखो, भाव कैसा है, अच्छा है खराब है, उस भाव में राशि कैसी है, उसको राशि, उस भाव का एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें प्लेनेट कौन से हैं, अब उसको, उस भाव को, उस एनवायरनमेंट को यूज कौन कर, उसमें रह कौन रहा है। इतने को आप जोड़ना सीख जाओगे तो आपकी प्रिडिक्शन सही हो जाएगी। ठीक है। अभी यहाँ पे एक पॉइंट और देखेंगे, देखो, लग्नेश लग्नेश D9 में जिस राशि में जाता है, वो राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसे बोलते हैं कारकांश। कारकांश। अब देखो, लग्नेश गुरु है, गुरु D9 में कहा गया भैया? मकर राशि में चला गया। यानी कि इस व्यक्ति का जो ये मकर राशि है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, इसकी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इसे बोलेंगे कारकांश। और अगर मैं इस कारकांश को लगन बना दूं, यानी कि इस व्यक्ति का पूरे चार्ट को मैं मकर राशि से घुमा दूं, तो इस व्यक्ति के लाइफ के बहुत बड़े बड़े मेजर इवेंट्स को मैं इस व्यक्ति के कारकांश कुंडली से चेक कर सकता हूं। और कारकांश कुंडली में का एक नियम बताता हूं, छोटा सा नियम। अगर किसी का चेक करना हो ना, ये व्यक्ति जीवन में मकान कैसा बनाएगा, उस व्यक्ति के कारकांश लगन से चतुर्थ भाव को देख लो, वहां पर जैसा प्लेनेट होगा ना, वैसा ही व्यक्ति घर बनाएगा। इस व्यक्ति के कारकांश से चतुर्थ भाव में, 1 2 3 4 भाव में चंद्र और मंगल का योग है। तो ये यानी कि ये व्यक्ति घर तो जरूर बनाएगा। ठीक है। मून है, प्रॉपर्टी लेकर के हो सकता है किसी पानी के एरिया में बनाए, पर किसी ऐसे एरिया में बनाए जहां पे वाटर काफी सारा हो।
ये व्यक्ति जो घर बनाएगा वो ब्रिक्स का बनाएगा। क्यों? मंगल है, मार्स इज अ कारक ऑफ ब्रिक्स ना, ईंटों का कारक है मार्स। तो ईंटों का घर बनाएगा। किसी समुद्र के नियर बाय या किसी वाटर बॉडी के नियर बाय, कोई लेक हो, कोई नहर जा रही हो, कोई समुद्र हो, कोई नदी हो, किसी वाटर बॉडी के नियर बाय बनाएगा। ठीक लैंड है। खरीद कर बनाएगा। लैंड खरीद के बना सकता है, बिल्कुल, जमीन खरीद के बना सकता है। और सर खाना भी जो होगा वो लिक्विड खाना पसंद करेगा ज्यादा, लिक्विड और गर्म, हाँ क्योंकि वो मून आप है। हाँ वो आप कह सकते हो, लेकिन वो फोर्थ हाउस के हिसाब से नहीं है। वो जो आप कह रहे हो ना, कारकान से फोर्थ हाउस में जाएगा ना, तो उससे हम ये बताएंगे मदर को इमोशनल इश्यूज होंगे, और इमोशनल इश्यूज और गुस्से वाले इश्यूज। इमोशनल भी होंगे, हाँ। गुस्से और गुस्सा भी करने वाले भी होंगे, वो हम बोल सकते हैं। क्योंकि कारकान से फोर्थ हाउस में ना राशि देखो एक नंबर की है। एक नंबर की राशि क्या होती है? मेष राशि। एनर्जी बर्स्ट होता है इसमें, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। वैसे भी हम अगर हम जनरल रूल भी लगाएंगे पराशर का, उसमें भी कहते हैं कि जहां पर भी मंगल होगा व्यक्ति अपना एनर्जी वहां पर जरूर डालेगा। तो ये व्यक्ति अपने लाइफ में अपना घर बनाने के लिए एनर्जी बहुत डालेगा। और इस व्यक्ति के लिए अपना घर बनाना इसके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये व्यक्ति अपने लाइफ में घर नहीं बनाएगा ना, तो ये इमोशनली अपने आप को डाउन ही फील करेगा, या क्या बोलते हैं, एग्रेशन में रहेगा। एक तो होता है इमोशनली आदमी डिप्रेस हो जाता है, और एक होता है इमोशन में आदमी एग्रेसिव हो जाता है। तो ये व्यक्ति बहुत एग्रेसिवली काम कर सकता है, या इमोशंस बस्ट हो जाएंगे एकदम से, अगर इसके घर को लेकर के इश्यूज आएंगे तो। ठीक है। तो कैसे पता लग रहा है? कारकांश से पता लग रहा है। अगर आप नॉर्मल चार्ट को देखोगे ना, नॉर्मल चार्ट को देखने से आपको ये देखो, ये भाव, ये है ना प्रॉपर्टी का एरिया, मदर का एरिया, प्रॉपर्टी का एरिया और इमोशंस का एरिया। ठीक है। तो यहां पर वैसे आपको डायरेक्ट तो कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा कि हाँ भाई डायरेक्ट बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ऐसे तो नजर में नहीं आती। हाँ यहाँ पे सैटर्न है, ये सैटर्न की दृष्टि जरूर है यहाँ पर, पराशरी नियम के अनुसार। अदरवाइज मंगल की कोई दृष्टि नहीं है, सूर्य की कोई एस्पेक्ट नहीं है, मरकरी का कोई एस्पेक्ट नहीं है, वीनस का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। तो कुछ एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, वो हम बात करेंगे आगे भी। लेकिन फोर्थ हाउस पे आपको एज एज इट इज इफेक्ट नहीं दिखेगा। इवन तो आप नवांश में जाओगे, नवांश में फोर्थ हाउस को देखो, नवांश के फोर्थ हाउस में आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट ऐसा कोई नहीं दिखेगा। ठीक है, कि हाँ भाई किसी का ज्यादा इफेक्ट आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ दिख रही हो। लेकिन हाँ, कारकांश से जैसे ही हमने इसको लोकेट किया, एक दो तीन चार भाव आगे गया, तो भैया चंद्र मंगल के योग आ गए। यानी कि इस व्यक्ति को अगर अपना वेल्थ ठीक रखना है, जनरली वेल्थ ठीक रखना है, अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करना है, तो ये व्यक्ति कभी भी ठंडा पानी नहीं पी सकता। ओनली ल्यूक वार्म वाटर या हॉट वाटर ही पिएगा, गर्म खाना ही खाएगा, जमीन पे बैठ के ही खाना खाएगा, एक्सरसाइज करेगा। अगर ये व्यक्ति ओवरवेट हुआ, ओवरवेट, तो इसके वेल्थ निकल जाएगा हाथ से। ओवरवेट हुआ तो ये व्यक्ति बीमार हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि मंगल जो है, मंगल का नेचुरल कारक तो हमारी बॉडी का भी तो है। मैंने क्या बोला था, प्लेनेट कोई भी हो, प्लेनेट के का को पोर्टफोलियो कौन सा मिला हुआ है, और प्लेनेट का नेचुरल सिग्निफिकेशन क्या है, इसको नहीं भूलना। प्लेनेट का नेचुरल नैसर्गिक कारक और उसके पोर्टफोलियो दोनों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बात समझ में आ गई? मेघा, हाँ। आर यू देयर? यस सर। हाँ मेघा, इनकी मदर को क्या इशू है? कोई कोई ब्लड रिलेटेड इशू है क्या? कोई बीपी बीपी है क्या? हाई बीपी क्या है? क्या प्रॉब्लम है? ब्लड रिलेटेड तो कुछ नहीं है मदर को। एंगर इश्यूज है? बीपी, क्या है? एंगर इशू है, एंगर एंगर इशू है। इशू है ना? एंगर है, जी वो जी जी। एंगर इश्यूज भी है, इमोशनल भी है। इमोशनल भी है, नो डाउट। हम्म। और एंगर इश्यूज तो हैं ही। यस। वो एकदम से गुस्सा करती है क्या, मतलब? हाँ जी। हाँ, इनकी मदर को बोलो थोड़ा, मतलब जमीन पे बैठ के खाना खाएं। अगर इनकी मदर जमीन पे बैठ के खाना खाएंगी ना, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इनके ऊपर होगा। ठीक है। क्यों? ओके, मैं ठीक सिर्फ है। सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा रीजन है। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। क्यों? अगर मदर ने जमीन पे बैठ के खाना खाया, और अगर मदर का वेट कंट्रोल में हुआ,
तो उसका इफेक्ट कहां पर आएगा? सेकंड हाउस भी आएगा ना, और यहां पर आएगा। क्यों? क्योंकि मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। तो मूल त्रिकोण राशि से नॉन मूल त्रिकोण राशि में एनर्जी ट्रांसफर होती है। दूसरा, ये जो भाव है सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस के बीच में रिलेशन क्या है? 6-8 का रिलेशन है। अगर हमने इसके सेकंड हाउस को ट्रीट कर दिया तो उसका असर सीधा सीधा नाइन्थ हाउस पे आएगा। और नाइन्थ हाउस क्या है? भाग्य का हाउस है। और हमें पता है कि इस व्यक्ति के ज्ञाति कारक का जो इफेक्ट है वो इस व्यक्ति के नाइन्थ हाउस पर है। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस नाइन्थ हाउस ना। तो नाइन्थ हाउस के को टेक केयर करने के लिए सेकंड हाउस को स्ट्रेंथ देना या सेकंड हाउस की मैलेफिक इंपैक्ट को कम करना जरूरी है। और मंगल और चंद्रमा मिलकर के इमोशनल टर्बुलेंसेस देते हैं। ठीक है। मदर जो है वो मतलब ठीक है मार्शियन एनर्जी को यूज कर रही है, और ये व्यक्ति जो है वो भी मून को वेस्ट नहीं कर सकता। मतलब पानी का लीकेज तो घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पानी का लीकेज ना हो, खाने को वेस्ट ना करो आप, जमीन पे बैठ के खाना खाओ, ल्यूकवार्म वाटर पियो। दीज आर द बेसिक बेसिक कर्म अलाइनमेंट टेक्निक्स, क्या टेक्निक्स हैं जो यहाँ पर चार्ट में आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा इनको यूज करना चाहिए। एक नंबर का साइन क्या है बताओ? ईस्ट का साइन है, यस और नो? भाई एक नंबर का जो साइन है वो यस ईस्ट का सर। साइन है ना। आपके पास ईस्ट के साइन में किचन है और प्रॉब्लम होगा। उसके अंदर कोई वाटर टैप लगे हुए हैं, ऑब्वियसली किचन में तो वाटर टैप लगेंगे ही लगेंगे, जनरली तो इनसेपरेबल चीज हो गई। लेकिन वहां पे पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज देखिए। अगर आपको लगता है कि भाई आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में कोई वाटर सोर्स है और आप उसको शिफ्ट कर सकते हो तो ज्यादा बेटर है। नहीं शिफ्ट कर सकते हो कोई बात नहीं, जो अभी अलाइनमेंट बताएंगे, टेक्निक्स बताइए, उस टेक्निक का इस्तेमाल करो। ठीक है, ईस्ट में कोई वाटर सोर्स नहीं है। अच्छी बात है। तो ईस्ट के अंदर, क्योंकि ईस्ट के अंदर हमारे पास चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वैसे तो ये पॉसिबल नहीं होता कि भाई ऐसा ना हो। ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर सिर्फ चंद्रमा पानी का सोर्स नहीं है, चंद्रमा फूड का एरिया भी है। वहां पे आप कोई फूड स्टोर करके रखते हो, वो भी चीज है। वहां पे आपने कोई चांदी का सामान रखा हुआ, सिल्वर का सामान रखा हो, वहां पे आपने राइस स्टोर करके रखा हो, वो सब चंद्रमा का एरिया में आता है। इवन दो ये व्यक्ति का ईस्ट डायरेक्शन में मदर के साथ कोई फोटो लगा होगा, वो भी मून का रिप्रेजेंटेशन करेगा। ईस्ट सर डायरेक्शन, ईस्ट कृष्ण डायरेक्शन की, में भगवान कृष्ण की फोटो तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, बैक डोर है घर का। घर का बैकडोर है, हाँ ईस्ट जी, डायरेक्शन में। वहीं से हम एंट्री करते हैं जी। हम अच्छा, फ्रंट गेट नहीं यूज करके बैक डोर करते हैं। ओके। बट वहां से बाकी चीजें सर अप्लाई हो रही है, जैसे आपने बोला कि पानी के पास घर होगा, तो ओशन है नियर बाय। एंड बट हाँ, ब्रिक्स वाला घर नहीं है, अभी वुडन हाउस है। हाँ, तो फ्यूचर में जब आप अपना घर बनाओगे तो ब्रिक बेस्ड ही होगा। अच्छा, इंडिया में जो घर है आपका, उसको भी थोड़ा सोचिएगा कि वहां पे तो ऐसा कनेक्शन नहीं आ रहा कि मदर का नहीं कनेक्शन ना नहीं, ईस्ट ईस्ट के साइड आ रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे नहीं, वहां पे ओके, नहीं तो यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, वहां पे चलो देख। देख लेंगे सर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो बाय द क्लास जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इन सब चीजों पे अब बारीकी से काम करेंगे, छोटी छोटी चीजों को कवर करके चलेंगे। ठीक है, हालांकि जेमनी का पार्ट अभी हमने जो बात करी जेमनी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये सब चीजें आपको चार्ट में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जब अभी हम पढ़ेंगे ना जेमनी को, अभी राशि राशि दशा करेंगे ना, राशि दशा के अंदर हम लोग बहुत कीनली तरीके से जीके के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, बिकॉज जीके इज द मेन कल्प्रिट जो आपकी लाइफ में टर्बुलेंसेस क्रिएट करता है। ठीक है, तो और फिर हम वहाँ पे कंपोजिट टेक्निक भी यूज करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग अपने अपने चार्ट्स में देखो भैया, राजयोग ढूंढो, पद ढूंढो, उपपद क्या है, उपपद से सेकंड हाउस देखो। ठीक है, इस व्यक्ति का उपपद कहाँ था? सिक्स हाउस में था ना, सॉरी एट्थ हाउस में था ना। एट्थ हाउस में। हाँ, एट्थ हाउस से सेकंड हाउस को देखो जरा।
ये रहा मेरा एट, ये रहा मेरा उपपद। उपपद से सेकंड हाउस क्या है, ये हाउस आया ना। हाँ, ठीक है, इस हाउस को रिप्रेजेंट कौन सा कारक करता है बताओ। नाइन्थ हाउस को रिप्रेजेंट कौन सा कारक करेगा। उसको कर रखिए। और है जुपिटर ही, जुपिटर नाइन्थ हाउस का कालपुरुष का चार्ट हिसाब करेंगे तो। नहीं नहीं, मैं कालपुरुष चार के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, नाइन्थ हाउस को रिप्रेजेंट करेगा या भाग्य मंगल। भाग्य कारक बी के। बीके। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अब वो देखो करा। बीके से ना, अब जो ये सेवन कारक थ्योरी हम पढ़ रहे हैं ना, सेवन कारक थ्योरी में जब हम बीके के हेल्प से भाई को देखते हैं, तो बीके के हाँ, साथ हम मंगल को भी देखते हैं। और जब हम बीके से पिता को देखते हैं, तो बीके के साथ हम सन को भी एसोसिएट करते हैं। थोड़ा टेक्निकल है, कोई बात नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, हम देख रहे हैं यहाँ पर इस हाउस का जो कारक है ना, वो बीके बन गया। और वो इज बीके इन दिस चार्ट, सैटर्न। सटन। सैटर्न इज बीके ना, इन दिस चार्ट सैटर्न इज बीके। ठीक है, तो वो चीज देखनी है। अब क्या इस भाव पे, क्योंकि ये उपपद से सेकंड हाउस है, क्या इस भाव पे कोई मेलेफिक इंपैक्ट है? बिल्कुल है। क्या है भैया, जीके की दृष्टि है। हो गया खराब। ठीक है, तो अगर उपपद से सेकंड हाउस खराब हुआ, तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ सकता है भैया, हमारी मैरिज पे पड़ सकता है, हमारे बच्चों पे पड़ सकता है, क्योंकि उपपद से सेकंड हाउस को देख रहा हूं मैं। तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, मेरे मैरिज पे, मेरे स्पाउस पे, मेरे चिल बच्चों पर। लेकिन क्या इस पर कोई अच्छा इफेक्ट भी, हाँ जी है, किसका भैया, आत्मकारक का है। यानी कि ये व्यक्ति अपने मैरिज और अपने बच्चों के इफेक्ट आएगा, मतलब मेलेफिक इंपैक्ट आएगा, लेकिन ये व्यक्ति उस मेलेफिक इंपैक्ट को केटर करने के लिए भी बहुत एफर्ट्स लगाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एके का दृष्टि पड़ गया ना, एके का इफेक्ट आ गया। जहां पर भी जीके का इफेक्ट है, वहां पे भी एके का इफेक्ट है। तो यानी कि प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये व्यक्ति उसको डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेगा। प्रॉब्लम आ रही है, उससे निकलने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि एके जो है आपको सपोर्ट करेगा ना आपको, बिकॉज एके इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेनेट ऑफ योर चार्ट। ठीक है, तो आई होप कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कैसे रीड करना शुरू करना है, प्राइमरी सर एक, लेवल पे कैसे रीड करना है वो समझ में आया होगा। ठीक है, एकदम। अभी इसके, हाँ, अभी इसका ना एक एक्सटेंशन और भी है, लेकिन मैं अभी उस एक्सटेंशन पे नहीं जाऊंगा, मैं उस एक्सटेंशन में बाद में जाऊंगा। जैसे वो एक्सटेंशन क्या है भैया, इस व्यक्ति की एक का बेस एनर्जी क्या है, रिसोर्स कलेक्ट करना। अब बात समझना, चलो मैं हल्का सा आपको हिंट देता हूँ। नवांश चार्ट और लग्न चार्ट का कॉम्बिनेशन विल टेल यू अ लॉट अबाउट एके कंडीशन। द एके, एके जो था वो सन था, हाँ, एके सन था। इस एकदम। सन के पास बेस एनर्जी क्या थी भैया, मेहनत करने की। तो टेंथ हाउस मेहनत करना है ना, हाँ, तो ये व्यक्ति मेहनत करने से पीछे हटेगा नहीं, हटेगा भैया, मेहनत करेगा। क्यों, क्योंकि एके जो है, अच्छा ये व्यक्ति क्या चाहता है, प्रोफेशनल राइज चाहता है नहीं चाहता। इस व्यक्ति का जो कोर डिजायर है, जो सोल डिजायर है, डेट इज कनेक्टेड विद विश या डिजायर फुलफिलमेंट या प्रॉफिट मेकिंग एनी हाउ। और वो प्रॉफिट मेकिंग थ्रू व्हाट, थ्रू प्रोफेशन के 10 नंबर का जो साइन है, प्रोफेशन का साइन है। क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगी, हाँ जी आएगी। क्या आप पेशेंस रखोगे, नहीं आप पेशेंस नहीं रखोगे। ये सोल डिजायर है। लेकिन ये सन नवांश में मकर की एनर्जी, मकर का मतलब क्या है भैया, प्रोफेशन। मकर की एनर्जी लेकर के नवांश में किस भाव में जा रहा है। ठीक है, नवांश में कहा चला गया ये, देखो नवांश में चला गया ये यहां पर। टेंथ हाउस। किसके नवांश में चला गया, हाँ, कन्या बुध के के। नवांश में। ओके। कन्या के नवांश में। तो मकर राशि से एनर्जी, बेस एनर्जी मकर राशि, यानी कि आप प्रोफेशन की एनर्जी कहां चली गई, सर्विसेज में चली गई। सर्विस तो में। अगर आप प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह लोगे कि भैया मैं काम करूंगा उसका मुझे पैसा मिलेगा, अगर आपकी सोच, आपका ब्रेन का मतलब सिस्टम ये कहता है कि भैया मैं 10 घंटे काम करूंगा, तो मुझे 10 घंटे के हिसाब से पैसा दे दो, because money is my ultimate goal. If you think like that, you are not justify your energy, your atmakarak energy is not like that.
योर आत्मकारक एनर्जी टोल्ड यू टू पुट एफर्ट्स, टू पुट क्या बोलते हैं, अपना एफर्ट्स डालो, अपना मेहनत करो, क्योंकि 10 नंबर का साइन मेहनत का साइन है, एफर्ट्स का साइन है। 10 नंबर धीरे धीरे बढ़ता है, और वो कैसे बढ़ेगा? वो सेवा से बढ़ेगा। उसमें क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि मकर राशि की आत्मकारक की जो बेस एनर्जी थी वो मकर राशि की थी, और कहां चली गई? कन्या राशि में चली गई। और कन्या राशि बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लमेटिक राशि है। तो क्या होगा भैया? आत्मकारक को प्रोफेशन करने के लिए क्या आएगा? प्रॉब्लम आएगा। हाँ जी, आएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। लग्न चार्ट इज द बेस एनर्जी, एंड D9 चार्ट शोज द डिस्पोजल ऑफ दैट एनर्जी। दैट इज वाई जो पुराने हमारे एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो D9 चार्ट को पूरक चार्ट कहते थे। पूरक चार्ट, कि भाई आप D1 को रीड कर लो, लेकिन उसके एक्चुअल रिजल्ट, जो एक्चुअल फ्रूट है ना, वो आपको D9 ही डिलीवर करेगा। तो क्या सर एस्पेक्ट नहीं आत्मकारक? देखते? हाँ जी। D9 में एस्पेक्ट देखते हैं क्या? नहीं, एस्पेक्ट देख सकते हो, उसमें भी देख सकते हो, क्यों नहीं देख सकते हो? लेकिन लेकिन यहाँ पर हम उस लेवल पे भी नहीं जा रहे। हमारा जो मेन कोर्स समझना है कि भैया, अगर मैंने अपने आत्मकारक को सेटिस्फाई कर दिया, तो मुझे जीवन में खुशी का अनुभव होगा। एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अटेन हैप्पीनेस। कोई आपको ऐसा आदमी तो मिलेगा नहीं जीवन में कि भैया मेरे को दुखी रहना है, मैं जीवन जी रहा हूं ताकि मैं दुखी हो सकूं। ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा। Whenever you work as per your atmakarak, you will feel the true success, yet you will feel the true happiness from within. तो इसीलिए सबसे पहले आत्मकारक को ही पकड़ना है। जीके तो आपको तुरंत बता देगा कि भैया आपका पॉइंट, जो आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, या आपको जो समस्या आ रही है वो कहां से आ रही है, वो जीके बता देगा। वो जीके का काम है बताने का। ठीक है। लेकिन आपको हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, खुशी कैसे मिलेगी? तो अगेन आप देखोगे इस व्यक्ति का जीके ए के अल्टीमेटली गया D9 के सेकंड हाउस में ही, कि मुझे अपने जॉब या सर्विस को एज अ रिसोर्स यूज करना है। जो अगेन सेकंड हाउस में गया है ना, रिसोर्स। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जनरली इस व्यक्ति को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों? आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, D1 D9 को ही देखोगे, उससे पता लग जाएगा। D1 के का जो 6th हाउस में पढ़ने वाली राशि है, यानी कि जो सिम राशि है D1 में, जो छठे भाव में पड़ रही है, वो D9 का लग्न बना है, लग्न राशि बनी है। तो अल्टीमेटली स्ट्रगल कहां पहुंच गया? लाइफ में पहुंच गया। प्रॉब्लम्स डायरेक्टली लाइफ में आ गई। ठीक है। आपका एक कहां चला गया? आपका एक 6 नंबर की राशि में चला गया, कन्या राशि में चला गया। कन्या राशि में क्या होता है? कन्या राशि में आपको किसी की कमी नहीं निकालनी होती। ठीक है। जब भी आप कन्या राशि, मतलब कन्या राशि का इफेक्ट है सेवा करनी है, वहां पे किसी को जज नहीं करना, किसी को क्रिटिक नहीं करना। आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। 6 नंबर की राशि चार्ट में जहां भी हो ना, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना। ये व्यक्ति जब भी अपने पार्टनर्स को, पब्लिक को, पब्लिक को मतलब एज अ होल पब्लिक को, अपनी वाइफ को क्रिटिसाइज करेगा, इस व्यक्ति के लाइफ में टर्बुलेंसेस आएगी। टर्बुलेंसेस का मेंटल पीस जाएगा, इसका जो प्रोफेशन है वो सफर करेगा। क्यों? जनरली D1 चार्ट में 6 नंबर की राशि कहां गई? 7th हाउस में आ गई ना। अगर आपने इस 7th हाउस को क्रिटिसाइज किया, तो यानी कि आपने कन्या राशि एक्टिवेट कर दी। कन्या राशि एक्टिवेट कर दी, तो ये 7th हाउस है। 7th हाउस क्या है? आपका पीस ऑफ माइंड भी है, आपका प्रोफेशन भी है। फोर्थ से फोर्थ है, 10th से 10th है, और आपका सोशल इमेज भी है। तो आपका सोशल इमेज खराब होगा। सिंपल। आपने अपने बच्चों को क्रिटिसाइज कर दिया, तो आपका छठा भाव एक्टिवेट हो गया, आपको रोग लग जाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको स्टमक रिलेटेड ही इश्यू होगा लाइफ में। ठीक है। पराशरी कोड है। तो वी आर नॉट, विल नॉट टॉक अबाउट द पराशरी कोड राइट नाउ। वो आपको अभी जब हम और राशि चार्ट पढ़ेंगे उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो
थोड़ा समय देंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे। बहुत अच्छी साइंस है। जब आप राशि दशा पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि